लूप पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अर्थ के इंटीरियर को हम किस किस सोर्स से जानते हैं, किस किस तरीके से हम समझते हैं। तो आपको हम कुछ में कुछ इनडायरेक्ट सोर्स, कुछ डायरेक्ट सोर्स बताए थे। और आपको हम बताए थे इनडायरेक्ट सोर्स में एक टर्म आया था सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव का स्टडी करके हम अर्थ के इंटीरियर का पता लगाते थे। और आपको हम बताए थे कि इस पे हम एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। और उस पर आज हम बहुत अच्छे से, जो अभी तक 9th क्लास में कोई नहीं पढ़ाया है उसको, ठीक है। 9th क्लास में सेस्मिक वेव पे कोई डिटेल एनालिसिस लेके नहीं आया है, वो मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और आज हम बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कैसे सेस्मिक वेव से हम अर्थ के इंटीरियर का पता लगाते हैं, ठीक है। मतलब उतना डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन जितना 9th के स्टैंडर्ड पे होना चाहिए उतना हम लोग चलेंगे, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं और आइए देखो, आपका टॉपिक है आज इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, स्टडिंग अर्थ लेयर। किसके? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, बहुत सारा वेव होता है। सेस्मिक वेव जनरली होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें सेस्मोग्राफिक स्टडी हो गया, ठीक है। और आपको क्या हो, एकदम डिटेल एनालिसिस, आज एकदम पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम कि सेस्मिक वेव से हम कैसे पता लगाएं। आपको मतलब इतना अच्छा, इतना समझ, इतना एक क्या बोल सकते हैं हम, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पे बनने वाली है। इंटीरियर ऑफ अर्थ हम अलग से पढ़ाएंगे टॉपिक, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन आज हम इसमें आपका आधा इंटीरियर ऑफ अर्थ इसी में फिनिश कर देंगे आज हम, ठीक है। आज हम बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। सेस्मोग्राफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर का सेस्मोग्राफिक स्टडी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। वी स्टडी सेस्मिक वेव। देखो, सेस्मिक वेव होता क्या है? सेस्मिक वेव होता है कि जब अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तो उसके दौरान, भूकंप के दौरान कुछ वेव्स जनरेट होते हैं, ठीक है। भूकंप के दौरान कुछ वेव्स जनरेट होते हैं, जिन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स, ठीक है। जैसे वेव्स जनरेट्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान जो वेव जनरेट होते हैं उसको हम सेस्मिक वेव बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिवाइस बाय ग्राफिकल मेथड कॉल सेस्मोग्राफ। देखो, सेस्मोग्राफ एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम ग्राफिकल मेथड की मदद से सेस्मिक वेव का स्टडी करते हैं, ठीक है। सेस्मिक वेव किधर जा रहा है, किससे डेविएट हो रहा है, किस में जा रहा है, किस मीडियम में नहीं जा रहा है, ये सारा कुछ के स्टडी हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से, जिसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ। और जिस डिवाइस से करते हैं हम उसको बोलते हैं हम सेस्मोमीटर। उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेस्मोमीटर, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्पीड, डायरेक्शन एंड चेंज और डेविएशन इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ सेस्मिक वेव्स। मतलब कि अलग अलग मीडियम में सेस्मिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा, स्पीड क्या होगा, जैसे मीडियम चेंज होगा इसके स्पीड और डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा, क्या डेविएशन, क्या विचलन आएगा, इस विचलन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये विचलन को समझने में मदद करता है सेस्मोग्राफी। अब देखो टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव। देखो, जनरली सेस्मिक वेव का दो टाइप होता है। जनरली सेस्मिक वेव का दो टाइप होता है। पहला होता है बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। देखो, होता क्या है, हम मानते हैं अपना अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर में, अर्थ के इंटीरियर में जिस जगह पे भूकंप स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर या फोकस, उसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकस से जब भूकंप सरफेस की जिस पॉइंट पे आता है, एकदम पैरेलल, परपेंडिकुलर आता है, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर के एंगल पे, जिस सरफेस पे भूकंप का इंपैक्ट सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। और यहां से यहां तक ये अलग अलग वेव के फॉर्म में आता है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी वेव। और एक बात और, यहाँ जब भूकंप स्टार्ट हुआ फोकस से, तो फोकस से एपिसेंटर तक ही वेव नहीं आता है, वेव उसके उल्टे पार्ट में भी आता है, उसके अपोजिट पार्ट में भी आता है, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जनरली, ठीक है। इसीलिए भूकंप जिधर अर्थ के किसी एक ही पार्ट में नुकसान करता है। अब यहाँ पर जब भूकंप पहुँच जाता है एपिसेंटर पे, अर्थ के सरफेस पे,
तो यहाँ से फिर दूसरा वेव जनरेट होता है एक साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे जो वेव जनरेट होता है उसको हम सरफेस वेव बोलते हैं, और फोकस से एपिसेंटर तक या इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेव ट्रेवल करता है, जो वेव प्रोपेगेट करता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी वेव, ठीक है। अब देखो, प्रोपेगेट ओनली इन अर्थ, प्रोपेगेट इन इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटरनल पार्ट में बॉडी वेव प्रोपेगेट करता है। अब देखो, इसका दो टाइप होता है, एक प्राइमरी वेव होता है, एक सेकेंडरी वेव होता है, ठीक है। हम इन दोनों वेव्स के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक। आगे होता है सरफेस वेव। अब देखो, सरफेस वेव क्या होता है? सरफेस वेव होता है कि प्रोपेगेट्स ओनली ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बस अर्थ के सरफेस पे ही प्रोपेगेट करता है, अर्थ के सरफेस पे ही मूव करता है, पता है नहीं, साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है। इसमें दो वेव होता है, एक एल वेव जिसको लव वेव बोलते हैं, और एक रेले वेव होता है, रेले वेव, ठीक है। तो इसमें हम एल वेव के बारे में जनरली जानेंगे, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्योंकि हमको अर्थ का इंटीरियर समझना है, जनरली हमको ये दो वेव समझना है, रेले वेव या लव वेव उतना समझना नहीं, बस लव वेव के बारे में हल्का सा हम जानेंगे, ठीक है। ये वो वाला लव नहीं होता है, ठीक। अब देखो नोट, these waves are influenced by the density and state of the medium, मतलब कि अर्थ का जो मीडियम होता है, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी मीडियम होता है, या अर्थ का जो स्टेट होता है अर्थ के इंटीरियर का, उस स्टेट या अर्थ के जो उस मीडियम का स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, जो भी हो गैस स्टेट, या उस स्टेट का, उस मीडियम का जो डेंसिटी होगा, उस डेंसिटी के हिसाब से ये वेव इन्फ्लुएंस होगा, उस डेंसिटी के हिसाब से ये वेव अपना स्पीड और डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड और डायरेक्शन में डेविएशन लाएगा अपना, ठीक है। तो हमेशा ये जो वेव होता है, ये वेव का स्पीड और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? अर्थ के अंदर का जो मीडियम होगा, उस मीडियम के डेंसिटी और उस मीडियम के स्टेट, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या गैसियस स्टेट में है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास, यूनिट वॉल्यूम का किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, जितना ज़्यादा मास होगा उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, बारी बारी से हम इसके बारे में एक एक चीज़ समझते चलते हैं, ये इसको हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी वेव, ठीक है। आपका सबसे पहले आता है प्राइमरी वेव, आपका सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी वेव। देखो, प्राइमरी वेव में होता क्या है, इसका सबसे पहले एवरेज स्पीड जो होता है इसका 8 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं, पर सेकेंड, 8 किलोमीटर, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर वेव ट्रेवल कर लेता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये बाय नेचर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब वेव का टाइप्स तो पढ़े होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ये जनरली 2 टाइप्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूड मतलब बैक एंड फोर्थ, इसका मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होगा, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूवमेंट करके बढ़ेगा, ठीक है। जैसे एक आप क्या बोल सकते हैं, एक स्प्रिंग को आप खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा ना, इसको बोलते हैं, जो इस टाइप का वेव जो फॉर्मेशन होगा उस वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, ये जो प्राइमरी वेव होता है जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। फर्स्ट वेव टू बी जनरेटेड एंड फर्स्ट टू रीच द एपिसेंटर, मतलब अर्थ के फोकस पे जब भूकंप आता है तो सबसे पहले प्राइमरी वेव जनरेट होता है फोकस पे, और सबसे पहले एपिसेंटर पे प्राइमरी वेव ही पहुंचता है, याद रखना है ये सब। देखो, ये सारा प्रॉपर्टी याद रखना है, सर दिमाग में रखोगे तभी आपका अर्थ का इंटीरियर समझ में आएगा। प्रोपेगेट्स इन ऑल मीडियम, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में मूव करता है, लेकिन इस वेव का खासियत है कि सबसे ज़्यादा तेज ये सॉलिड में चलता है। सबसे ज़्यादा स्पीड इसका कहाँ होता है? सॉलिड में होता है। उससे कम स्पीड गैस में लिक्विड में होता है, और सबसे कम स्पीड इसका गैस में होता है। उसका रीजन है कि सॉलिड का जो पार्टिकल है ना, वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहता है। इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहता है, इसलिए सॉलिड में इसका स्पीड ज़्यादा रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री का बात है, केमिस्ट्री की टीचर आपको ज़्यादा अच्छा से ये चीज़ समझा पाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी वेव। देखो, इसका एवरेज स्पीड प्राइमरी से कम रहता है, 3.5 to 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। अब देखो, इट जनरेट्स आफ्टर प्राइमरी वेव, जब प्राइमरी वेव जनरेट होता है उसके बाद ये सेकेंडरी वेव जनरेट होता है, याद रखना है। प्राइमरी वेव के बाद सेकेंडरी वेव जनरेट्स होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव वेव, ये वेव सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वेव है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वेव, ठीक है।
नुकसान मतलब खराब करना सब कुछ को, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव बाय नेचर, देखो ये वाला क्या था, बाय नेचर लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन ये क्या है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या मतलब, इसका जो मूवमेंट, इसका जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है, मतलब वेव का जो डायरेक्शन होता है ये, इसमें पार्टिकल का पर डायरेक्शन, पर पार्टिकुलर का जो मूवमेंट होता है ये परपेंडिकुलर होता है, कुछ इस टाइप से मूवमेंट होता है। ये होता है ट्रांसवर्स इन नेचर। पार्टिकल मान लो ये, तो इसका मोमेंट यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं इस डायरेक्शन को, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब जितना एक सेकेंड में जितना वेव जनरेट्स हुआ उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग की फिजिक्स का चीज़ है, हमको बस जानना है कि बाय नेचर ये क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। अब देखो प्रोपेगेट्स, इसका खासियत है कि ये सिर्फ सॉलिड में मूव करता है, सॉलिड में ही प्रोपेगेट करता है, ठीक। लिक्विड गैस में ये नहीं जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा ही नहीं ये, ठीक है। अब अगला आपका आता है एल वेव। देखो एल वेव, लव वेव क्या होता है, इसका एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रोपगेट्स इन टेरेस्टेरियल पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सरफेस वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पे इस डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है, रिले वेव की तरह। जनरेट्स फ्रॉम एपीसेंटर। अब आपको बताए थे कि मान लो यह फोकस पे भूकंप आया था, यहाँ सबसे पहले जो वेव पहुंचेगा इसको बोलते हैं एपीसेंटर, और यहीं से जनरेट होता है, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस वाला वेव है। ये लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ट्रांसवर्स नेचर का भी, ये दोनों नेचर का होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अर्थ पे जो भूकंप आने के बाद जो बिल्डिंग गिरता है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग गिरता है, सबसे ज़्यादा नुकसान। अभी देखो वेनेजुएला का एग्जांपल देख लो, वेनेजुएला में कितना बड़ा भूकंप आया है, ठीक है। वो उसका ये सबसे बड़ा काउज होता है, ये एल वेव जो होता है, ये मास डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का काउज होता है। ये पूरा बिल्डिंग गिराता है, अर्थ पे जो बिल्डिंग विल्डिंग सारा कुछ गिरता है भूकंप से, जो भी तबाही होता है अर्थ पे, उसका रीजन होता है एल वेव, ठीक है। क्योंकि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी है तो यहीं तक रह जाता है, अब इसके आगे का काम तो एल वेव का होता है ना, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये इस तरह से चलता है किस तरह से, शायद रेले वेव ऐसा चलता है। प्रोपेगेट्स इन ऑल मीडियम, ये सारे मीडियम में चलता है, इसको सॉलिड लिक्विड गैस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समुद्री एरिया में, समुद्र के अंदर में ये ज़्यादा स्पीड से चलता है कॉन्टिनेंट के तुलना में, ठीक है। कॉन्टिनेंट की तुलना में समुद्र में, ये समुद्र के जमीन में अंदर में ये ज़्यादा तेज चलता है, ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता, अब ये तीनों वेव का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया है, और जब ये तीनों वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया है तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, अर्थ के का अब इंटीरियर समझना हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि एक प्लेन पेज ले लेते हैं, ठीक है, ये समझते हैं। देखो हम मान लो एक अर्थ का एक टुकड़ा लेते हैं, एक स्लाइस लेते हैं, अर्थ का एक स्लाइस लेते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ भूकंप का एपिसेंटर है, यहाँ भूकंप का, सॉरी यहाँ पर क्या है, फोकस है, यहाँ पर फोकस, यहाँ एपिसेंटर है, तो यहाँ से प्राइमरी वेव जनरेट हुआ, प्राइमरी वेव जनरेट हुआ। अब देखो प्राइमरी वेव का एक्टिविटीज़ क्या होगा, प्राइमरी वेव जो है ये देखा गया, मान लो ये 0 किलोमीटर है और ये कितना है, 33 किलोमीटर है, तो 0 से 33 किलोमीटर तक ये देखा गया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, इन दोनों का स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार क्या होते जा रहा है, स्पीड इन दोनों का बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पता गया है, तो इस दोनों वेव का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, और जहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे इन दोनों का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में क्या है, यहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है और ये सॉलिड है, तो इस पार्ट को बोला गया अर्थ का क्रस्ट। क्या बोला गया, अर्थ का क्रस्ट बोला गया, ठीक है। अब फिर आगे देखा गया कि 33 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक ये दोनों वेव का स्पीड जो है ये अचानक से बढ़ गया, ये अचानक से बढ़ गया दोनों वेव का स्पीड। दोनों वेव का स्पीड जब अचानक से बढ़ गया तो इस पार्ट को हम क्या बोले भाई, सबसे पहला बात तो ये सॉलिड होगा क्योंकि सॉलिड में स्पीड होगा, और अचानक बढ़ने का रीजन क्या होगा, इसका डेंसिटी, डेंसिटी जो होगा वो अचानक बढ़ गया होगा, ठीक है। और 100 से 200 किलोमीटर तक, 100 से 200 किलोमीटर तक ये देखा गया कि इन दोनों वेव के स्पीड में, इन दोनों वेव के स्पीड में धीरे धीरे कमी आ रहा है।
इन दोनों वेव की स्पीड में धीरे धीरे क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। और कमी आ रहा है तो भैया डेंसिटी तो कम अब होगा नहीं, नीचे जा रहा है तो डेंसिटी तो बढ़ेगा ही। अब क्यों कम हो रहा है वेव, तो आपको बताए थे कि सॉलिड की तुलना में लिक्विड में वेव का स्पीड कम हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताए थे कि लिक्विड में सेकेंडरी वेव जो है ये लिक्विड में घुसता ही नहीं है, लिक्विड में जाएगा ही नहीं, वेव मूव ही नहीं करेगा लिक्विड में। लेकिन ये मूव तो कर रहा है, भले ही कम स्पीड से कर रहा है। तो हम क्या बता सकते हैं कि ये जो मीडियम है ये ना ही सॉलिड है ये ना ही लिक्विड है, इसको हम बोल सकते हैं सेमी लिक्विड। मतलब आधा सॉलिड और आधा लिक्विड बोलेंगे इसको हम, ठीक है। जैसे दही हो गया, ठीक है, दही क्या हो गया, सेमी लिक्विड हो गया, ठीक। अब देखो, अब 200 से 2900 किलोमीटर तक इन दोनों का स्पीड फिर से अचानक से बढ़ गया। अब अचानक से स्पीड बढ़ गया तो भैया डेंसिटी तो ज़्यादा हो गई, ठीक है। और स्पीड अचानक से बढ़ गया, और स्पीड अचानक से बढ़ने का रीजन क्या होगा कि ये मीडियम हो गया होगा सॉलिड। क्या हो गया होगा, सॉलिड हो गया। तो यहाँ 33 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक के मीडियम को बोला गया था मेंटल, ठीक है। और इसी को दो पार्ट में किया गया था, अपर मेंटल, इस पार्ट को अपर मेंटल बोला गया, और इस आउटर मेंटल, इस पार्ट को या अपर मेंटल या इस पार्ट को लोअर मेंटल बोला गया, ठीक है। अब 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक, 5150 किलोमीटर तक अब होगा क्या कि प्राइमरी वेव जो होगा इसका स्पीड में कमी आ जाएगा, और सेकेंडरी वेव जो होगा ये घुसेगा ही नहीं। सेकेंडरी वेव डेविएट कर जाएगा, इधर निकल जाएगा, सेकेंडरी वेव इसमें घुसेगा ही नहीं। और आपको हम क्या बताए थे कि सेकेंडरी वेव जो है सिर्फ सॉलिड में मूव करता है। अब यहाँ सेकेंडरी वेव आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये पार्ट क्या है, डेंसिटी तो ज़्यादा होगा ही भैया, ठीक है, लेकिन ये पार्ट क्या हो जाएगा, लिक्विड। क्या हो जाएगा ये पार्ट, लिक्विड, तभी तो सेकेंडरी वेव इसमें नहीं मिला। और 5150 किलोमीटर से 6320 किलोमीटर, साइड एग्जैक्ट याद नहीं है, 6320 किलोमीटर तक ये पाया गया कि ये जो प्राइमरी वेव है ये अपना मैक्सिमम स्पीड पे था। और मैक्सिमम स्पीड प्राइमरी वेव कब पकड़ेगा, अब मान लो ये तो सेकेंडरी वेव निकल गया, अब वापस इसमें थोड़ी आएगा, वो तो निकल के कहीं और चला गया होगा, एक एंगल बना के घूम जाता है। और प्राइमरी वेव कहाँ रह गया, प्राइमरी वेव जब ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया तो प्राइमरी वेव का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, कहाँ पे होता है, सॉलिड में होता है ना। तो माना गया कि यहाँ से 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर तक के पार्ट को हम बोलते हैं कोर, और इसमें इस पार्ट को हम बोलते हैं आउटर कोर, लिक्विड वाले पार्ट को, और सॉलिड वाले पार्ट को बोलते हैं हम इनर कोर। बात समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा। आप हम एक बात बताओ, अभी तक का सबसे एग्जैक्ट स्टडी बता रहे सिस्मोग्राफी की स्टडी, एग्जैक्ट मतलब क्या नॉलेज दे रहा है आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ का, और इतना अच्छा से डिटेल में आपको सब कुछ बता रहा है, ठीक है। अब एक अर्थ बना लेते हैं, मान लो एक अर्थ बना लें, और अर्थ बनाने के बाद हम सरफेस स्फेरिकल मान के फिलहाल चलते हैं अर्थ को। किधर गया भैया, मूव, एक अर्थ बना लेते हैं, यह है आपका अर्थ। अब ये तो अर्थ का क्रस्ट है, अब यहां से हो गया एक मिनट ये देखो, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं ये अर्थ का हो गया क्रस्ट, और ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। तो प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव दोनों तो यहां तक साथ में आया, यहां तक प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दोनों साथ में आया, सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव। लेकिन यहां से क्या हो गया,
अब कोर से सेकेंडरी वेव टर्न हो गया, इधर मुड़ गया, और कोर में कौन घुसा? सिर्फ प्राइमरी वेव। तो कुछ इस तरह का फिगर। तो आपको पूरा का पूरा अर्थ का इंटीरियर सिस्मोग्राफिक स्टडी के आधार पे समझ में आ गया। अगर इसके बावजूद आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया है ये चीज़। और आपको हम अर्थ के इंटीरियर का 90% पार्ट आपका हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब अर्थ के इंटीरियर में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बचा है जो हम अगले क्लास में आगे करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मिलते हैं हम अगले क्लास में अर्थ के इंटीरियर को लेके। ठीक है, आज तो हम सोर्स देखे कैसे बताता है सिस्मिक वेव, सिस्मोग्राफी हमको कैसे बताता है अर्थ के इंटीरियर बारे में। और अब आगे के क्लास में हम देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में आखिर है क्या, आखिर ये पार्ट यहाँ अचानक सॉलिड फिर अचानक से लिक्विड आ जा रहा है, या सेमी सॉलिड आ जा रहा है भाई, अब लिक्विड का अचानक से सॉलिड आ जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इतना टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ सॉलिड क्यों बना हुआ है? ठीक है, इतना फिर अचानक लिक्विड से सॉलिड कैसे बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बदल जा रहा है, ये सारा स्टडी हम करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और आपको उम्मीद है कि आप अगले क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग यहाँ टिके रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।